एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 5 के लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग फोरफेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में पढ़ेंगे। फोरफेटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, मतलब अगर मैं किसी बाहर वाले को, किसी दूसरी कंट्री वाले को अपना सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ, आई एम द एक्सपोर्टर एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चाइना इज़ द इम्पोर्टर। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है जो मैं उनको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर चाइना की जो पार्टी है वो मुझे बोले कि हम उधार पर ट्रांजैक्शन, अभी फ़िलहाल उधार पर आप हमें सेल्स कर दो, तो ठीक है, हमने कर दी उधार पे सेल्स। तो उन्होंने कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करवाया। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपन सबको पता है क्या होता है। जब हम लोग उधार पर ट्रांजैक्शन करते हैं और कैश उस टाइम हम ऑब्वियसली कैश नहीं पे कर रहे हैं, तो एक सबूत, एक तरीके से एक एविडेंस कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हमें करना है नियर फ्यूचर, 3 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद, जो भी प्रॉमिसिंग टाइम है, तो वो सब कुछ आप रिटर्न में लेंगे, उसको आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, अब वो जो बिल है, अब अच्छा फोरफेटिंग का मतलब क्या होगा अब यहाँ पर, कि समझो 3 महीने बाद की डेट है, ठीक है, लेकिन अब चाइना बोलता है कि नहीं, हम तो कैश में ही पे करेंगे। मतलब हम लोग जो है ऑनलाइन या तो फिर बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू नहीं, हम लोग जो है क्रेडिट सेल्स को हमें कैश में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हम लोगों को जो है वो बिल हटाना है। तो बिल जो हमने बनाया था उसको हटा देना और कैश सेल्स को क्रेडिट सेल्स को कैश सेल्स में कन्वर्ट करने को हम फोरफेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो बैंक है वो मिडिलमैन की तरह काम करता है, जो बैंक कैंसिल करता है उस चेक को। इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। एक्सपोर्टर को 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले होते हैं, बस उसको वो चीज़ चेक के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू नहीं, उसको कैश में वो चीज़ मिलती है। तो कन्वर्जन ऑफ क्रेडिट सेल्स इनटू कैश सेल्स यूजिंग, मतलब एक कोई इंटरमीडिएटरी होगा जो कि बैंक होगा, वो किस एक्सपोर्टर की कंट्री का बैंक हो सकता है, इंपोर्टर की कंट्री का बैंक हो सकता है, जो भी उन्होंने, जहाँ पर भी उन्होंने अपना पूरा ट्रांजैक्शंस वगैरह स्टोर करे हो। ठीक है, तो वो उसका मतलब होता है फोरफेटिंग। अब फोरफेटिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर मतलब हम हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी पॉलिटिकल या कमर्शियल प्रेशर या रिस्क नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने ट्रांजैक्शंस के बीच में रिटर्न में भी सब कुछ हो गया था और हम लोगों को कैश भी मिलने वाला है, और ये लीगल है फोरफेट करना। ठीक है, तो एक तरीके से सारी चीज़ें मेरे लिए लीगल है। मैंने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया है, मैंने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है, तो कहीं ना कहीं बीइंग द एक्सपोर्टर मेरा कोई भी तरीके का पॉलिटिकल या कमर्शियल रिस्क नहीं है बाहर से, चाइना से। ठीक है, सेकेंड है, एक्सपोर्टर की बोरोइंग कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, वो चाइना का डिसीजन है, वो एक दूसरी कंट्री, वो इंपोर्टर कंट्री का डिसीजन है कि उसको किस फॉर्म में पे करना है, उसको फोरफेट करवाना है नहीं करवाना है। तो उसका जो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो उस कंट्री के हिसाब से होगा, उस कंट्री पर होगा। एक्सपोर्टर को सिर्फ पेमेंट मिल जाएगी और एक्सपोर्टर की क्रेडिट बोरोइंग जो कैपेसिटी होती है उस पर कोई भी असर नहीं होगा। फोरफेटिंग किसी भी तरीके से नेगेटिव असर नहीं करता है किसको, एक्सपोर्टर को। तो ये इसके 2 बेनिफिट्स हैं। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इसमें? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर इज द वन जो बिल ड्रॉ करेगा, इंपोर्टर इज द वन जिसने गुड्स खरीदे हैं उधार पर। ठीक है, तो ये दोनों रहेंगे, इन दोनों के बैंक्स रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक का बैंक फोरफेटर बन जाता है। फोरफेटर मतलब जो ये बिल कैंसिल करके क्रेडिट सेल्स को कैश सेल्स में कन्वर्ट करवाता है। तो ये आपका 2 टॉपिक्स हो गए, इसके बेनिफिट्स और पार्टीज इन्वॉल्व और मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अभी मैंने आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब आप उधार पर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका एक वैलिड प्रूफ कि हाँ सामने वाला इंसान पैसे दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने सामान उधार पे बेचा है आपको, तो मैं जो है बिल ड्रॉ करूंगी, मेरे लिए होगा वो बिल रिसीवेबल मेरे लिए एसेट होगा, और वही बिल मैं आपको जब दूंगी साइन करने के लिए, इट इज़ बिल्स पेएबल फॉर यू बिकॉज यू हैव टू पे द बिल एंड इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल बनाता है, मतलब सेलर। ठीक है, अगर मैंने अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उस केस में मैं आपको गुड्स उधार पर बेच रही थी, आई एम द सेलर, आई एम द ड्रॉर बिकॉज आई विल ड्रॉ द बिल। दूसरा होता है ड्रॉई, जो गुड्स परचेज करता है और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज नोन एज ड्रॉई। तो ये 2 पार्टीज होती हैं। अब इस बिल के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल को आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए। सबसे पहले मैं इस बिल को रिटेन कर सकती हूँ 3 महीने तक, जब तक भी इसकी डेट है मैं उसको 3 महीने तक रिटेन करूँगी, और जब मेरे पास पैसा, मतलब जब डेट होगी तो सामने वाले पार्टी से मुझे पैसा मिल जाएगा। ये सिंपल केस रहता है। सेकंड केस होता है आप इसको डिस्काउंट करवा सकते हो बैंक के पास। थर्ड केस होता है आप किसी को एंडोर्स कर सकते हो। अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, आज, और वो सामने वाला इंसान जो है, मैंने उससे उधार पे गुड्स खरीदे हुए हैं और मेरे पास बिल है, यहाँ पर मेरे पास बिल, मैं ड्रॉर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको वो बिल हैंड ओवर कर सकती हूँ। जब पेमेंट होगी तो वो ड्रॉई जो है सीधा एंडोर्सर को पेमेंट कर देगा। ठीक
ठीक है। तो ये इंडोर्स कर सकते हो आप उस चीज़ को जो है आप उसको बैंक के थ्रू डिस्काउंट भी करवा सकते हो। डिस्काउंटिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा बिल जो है, मैं अगर ड्रॉर हूँ, आप ड्रॉ ही हो, 3 महीने का हमारा बॉन्ड साइन, 3 महीने का हमारा बिल साइन हुआ है, 3 महीने बाद आप मुझे 30,000 रुपये देने वाले हैं, लेकिन अगर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन दैट केस आई कैन गो टू द बैंक और मैं उसको बोल सकती हूँ कि मुझे इस बिल के अगेंस्ट में पैसे दो, ठीक है। तो अगर 30,000 का बिल है तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, हम आपको पैसे तो दे रहे हैं क्योंकि हम आपको इमरजेंसी में कैश दे रहे हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसके लिए कुछ चार्जेस लेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 30,000 का बिल था तो मुझे उसके अगेंस्ट में 28,500 एंड 29,000 मिलेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा वो बैंक की फीस रहेगी या बैंक की कमीशन रहेगी। जब भी पैसे आने वाली डेट होगी उस दिन पर मेरे अकाउंट से वापस से 30,000 रुपये कट जाएंगे, और जो ड्रॉई है जो मुझे वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका केस रहता है बिल डिस्काउंट करवाने का। अब ग्रे एरियाज़ मतलब कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, बहुत अच्छे से यूज़ नहीं होते। इसके ग्रे एरियाज़ क्या हैं? सबसे पहले इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि जो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रस्ट के बेसिस पे उनका कोई लिखवाता नहीं है उनसे कि यार आप पैसे दे दोगे कि नहीं, वो सब कुछ ट्रस्ट के बेसिस पर उनका हो जाता है। ओरली आप डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप फॉलो करते हो, ना कि आप एक बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल वाला रिलेशनशिप फॉलो करोगे। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसीजर्स जो भी रहते हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। पहला इसका ग्रे एरिया ये हुआ। सेकंड, काइट फ्लाइंग का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से क्या करोगे, अकोमोडेटिंग बिल्स होता है। अकोमोडेटिंग बिल्स मतलब मैंने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ठीक है, लेकिन वी आर फ्रेंड्स, तो मैंने क्या करा, हम लोगों ने एक डील करी कि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, विदाउट सेलिंग गुड्स। हम लोग सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, हम बैंक से पैसे लेते हैं, डिस्काउंट कराते हैं, और पैसे को आधा टाइम हम लोग यूज़ करके और फिर बैंक को पैसे लौटा देंगे। तो एक तरीके से ये फ्रॉड बैंक्स के साथ हो सकता है इस वाले पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि बिल बेचना खरीदना, वो जो बिल बनता है आपका ओरिजिनल की ट्रांजेक्शन हुआ है, वो बिल कोई भी किसी पर बना सकता है आजकल। तो वो मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं कि हाँ गुड्स का एक्सचेंज हुआ ही है, तो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल ऐसे भी जनरेट हो सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रे एरिया, जिसको हम काइट फ्लाइंग बोलते हैं। दूसरा है स्टैम्प ड्यूटीज़, आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं उस बिल पर, तो वो एक तरीके से एक्सपेंस आपका बढ़ाता है। दूसरा सप्लाई बिल्स का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे जो सप्लायर्स होते हैं वो बिल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि यार हम उनके ऊपर, मतलब एक तरीके से उनकी प्राइड को उससे हार्म होता है कि यार हमारे ऊपर भरोसा नहीं कि हमने ओरल जब ट्रांजैक्शन कर लिया, हम जब बोल लिया कि हम पैसे दे देंगे 3 महीने में, तो लिखवाने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स होते हैं उनकी प्राइड जो है हार्म होती है इससे, तो कहीं वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये हम लोग का सप्लाई बिल्स वाला पॉइंट हो गया। तो ये हम लोगों ने ग्रे एरियाज़ पढ़े। ग्रे एरियाज़ मतलब ऐसे पॉइंट्स जो बता रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो पूरा फिनोमेना है, अभी इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों नहीं, इतना ज़्यादा लोग इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो दीज वर द 2 टॉपिक्स। योर सब्जेक्ट इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।